हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका अप्रैल 2021 की सार संग्रह प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके अंतर्गत स्टैटिक प्रश्नों को हम कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए देखते हैं, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं भूगोल से। और भूगोल के अंतर्गत आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं। देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी को दूसरा जो नाम है वो है खादर मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करें तो उसको हम दो भागों में अगर हम बांटे तो एक होता है वांगर और दूसरा होता है खादर। वांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, वहीं खादर का मतलब होता है नई जलोढ़ मिट्टी। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। सो वांगर का मतलब पुराना जलोढ़ मिट्टी, खादर का मतलब नई जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी मतलब जहां हर साल बाढ़ की पानी जनरली आता हो तो वहां पर खादर मिट्टी होता है, इसीलिए इसको हम नई जलोढ़ मिट्टी अर्थात नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अफवाह तंत्र रखती है। देखिए, जो ड्रेनेज पैटर्न होता है रिवर का, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अफवाह तंत्र रखती है। जो दक्षिण भारत की नदियां जो होता है वो वृक्षनुमा अफवाह तंत्र रखती है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो वृक्षनुमा। अब चूंकि अफवाह तंत्र से क्वेश्चन है तो इसको हम एक बार थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं कि किस टाइप के अफवाह तंत्र होते हैं। देखिए, ये ड्रेनेज पैटर्न है, आपको समझने के लिए मैंने इसमें कुछ वैल्यू एडिशन किए हैं सो दैट आपको समझने में आसानी हो। क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है। अगर क्वेश्चन एक बार समझ लेंगे तो आपको फिर आसानी होगा एग्जाम में रिकलेक्ट करने में। अगर हम ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो देखिए, पहला जो है डेंड्रेटिक पैटर्न। डेंड्रेटिक पैटर्न अर्थात वृक्षनुमा, जो आप पढ़ रहे थे कि दक्षिण भारत की नदियां जो होता है उसका अफवाह तंत्र कैसे होता है, वृक्षनुमा। आप देख सकते हैं एक वृक्ष के समान इसके अफवाह तंत्र है। दूसरा जो है रेडिकल है। रेडिकल में क्या होता है कि सेंटर से बाहर की ओर आप देखते हैं चारों तरफ फैल रहा है, सो ये रेडिकल पैटर्न हो गया। तीसरा क्या है, रेक्टेंगल पैटर्न। एक एंगल राइट एंगल पर सारे जो अफवाह तंत्र हैं आप इस तरह से देखिए चल रही है, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। अगला जो है वो होता है ट्रेलिज। ट्रेलिज पैटर्न जनरली क्या है, ये वैसे जगह होता है जहां पर जो नदी जो होता है ना कमजोर हो जाता है, तो उस जगह पर क्या बनाती है, ट्रेलिज बनाती है। तो इस तरह से याद कर लीजिए, जो ड्रेनेज पैटर्न होता है डेंड्रेटिक, रेडिकल, रेक्टेंगुलर, ट्रेलिज। सो आपका जो क्वेश्चन जो ये था कि दक्षिण भारत की नदियां किस प्रकार का अफवाह तंत्र बनाती है, तो वो होगा डेंड्रेटिक अर्थात वृक्षनुमा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, अर्थात ठंडी में जो वर्षा होती है भारत के उत्तरी मैदानों में, वो कहां से होती है। देखिए, भारत के उत्तरी मैदानों में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो WD से होती है। WD क्या है, अर्थात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, अर्थात पश्चिमी विक्षोभों से के कारण ही भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, नामचिक नामफुक। ठीक है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। एक एरिया है कोयला का जिसका नाम है नामचिक नामफुक। आपको बताना है कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आइसलैंड को थोड़ा मैप पर देख लेते हैं। ये देखिए, वर्ल्ड का मैप है। ये साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अब सवाल है कि आइसलैंड कहाँ पड़ता है। ये देखिए, ये जो सर्कल किया हुआ है ये है आपका आइसलैंड। ठीक है, तो ये आइसलैंड है और इसी को हम अग्निद्वीप के भी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सी झील तंजानिया और युगांडा, दो कंट्री है जिसका नाम है तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय अर्थात इंटरनेशनल सीमा बनाती है। वो कौन सा झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो उस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विक्टोरिया। विक्टोरिया जो है तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। अब इसको हम विजुअलाइज करते हैं मैप से। देखिए, किसी भी चीजों को जो याद करने का तरीका होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं याद करने के लिए। एक तो होता है आप सुन लीजिए, दूसरा होता है आप पढ़ें, तीसरा होता है आप सुने, पढ़ें और विजुअलाइज करें। तो ये जो होता है तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा इम्फैटिक होता है। विजुअलाइजेशन इज ऑलवेज बेटर देन अदर टू। ठीक है, जो अदर टू होता है रीडिंग और लिसनिंग,
उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है विजुअलाइजेशन। अब यहाँ देखिए, ये है तंजानिया, राइट, ये क्या है, तंजानिया है, ये तंजानिया है और ये युगांडा है। अब यहाँ देखिए, ये है लेक विक्टोरिया, ठीक है। तो लेक विक्टोरिया क्या है, तंजानिया और युगांडा के बीच में क्या बना रहा है, बॉर्डर बना रहा है। अगर क्वेश्चन ये रहता है, ये देखिए यहाँ केनिया भी है, अगर केनिया भी ऑप्शन में रहेगा तो ये भी हमारा सही आंसर होगा, राइट। सो ये लेक विक्टोरिया है जो तंजानिया और युगांडा दोनों के बीच में क्या बना रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा विक्टोरिया। कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 38वीं समानांतर, ठीक है, 38वीं ब कर लीजिए इसको, 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन दो देशों को विभाजित करता है। अर्थात वो कौन से दो देश हैं जिसको 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं पैरेलल लाइन जो है डिवाइड करता है, वो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। अब इसको देख लेते हैं, मैप में हूं थोड़ा सा, ये देखिए, ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया, और इन दो देशों को विभाजित करने वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं 38th पैरेलल लाइन, अर्थात 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा को क्या बोलते हैं कि किन दो देशों को डिवाइड करता है, वो करता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को, राइट। तो इतना याद रखिए कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो है 38वीं पैरेलल लाइन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैगिनोट रेखा, ठीक है, मैगिनोट रेखा किन के बीच है, तो मैगिनोट जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच क्या करता है, सीमा बनाता है, राइट। मैगिनोट रेखा जो होता है वो क्या है, फ्रांस और जर्मनी के बीच क्या करता है, सीमा बनाता है। तो देख लेते हैं इस लाइन को, कहां पर है मैगिनोट लाइन, ये देखिए फ्रांस है, ये फ्रांस है और ये जर्मनी है, और इन दो देशों के बीच जो लाइन बना रहा है, सीमा बना रहा है, इसको हम बोलते हैं मैगिनोट लाइन। मैगिनोट किसके बीच में है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। जर्मनी और फ्रांस वाले बोलते हैं मैगिनोट, अर्थात मैगी को मना कर रहा है, भाई मैगी नहीं खाएगा इन लोग। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनोट है, किसके बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। अब देखिए, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा नदी के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है वो कहाँ बनाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा, ठीक है। और गंगा ब्रह्मपुत्र देखिए किस तरह से डेल्टा बनाता है, ये देखिए, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा, ठीक है। यहाँ से नदियाँ जो है ये गिर रही है और डेल्टा का निर्माण कर रही है, राइट। ये डेल्टा का निर्माण कर रही है गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो इतना याद रखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है उसका निर्माण कौन करता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, राइट। तो फ्रेश वाटर लेक है, वर्ल्ड फ्रेश वाटर लेक है, वो कौन सा है, ठीक है। वर्ल्ड का जो सबसे फ्रेश वाटर लेक है वो है लेक सुपीरियर। कौन सा है, लेक सुपीरियर। अब लेक सुपीरियर कौन से कंट्री में पड़ता है, इसकी लोकेशन क्या है, इसको हम मैप के थ्रू देखने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए हम मैप में देखते हैं लेक सुपीरियर को। ये देखिए, ये है कनाडा, क्या है, कनाडा है। लेक सुपीरियर कहां पर पड़ता है, कनाडा में पड़ता है। और ये है यूनाइटेड स्टेट, राइट। तो लेक सुपीरियर जो है वो कहां पर पड़ता है, कनाडा में। और बस विश्व का सबसे फ्रेश वाटर लेक कहां पर है, कनाडा में। उसका नाम क्या है, लेक सुपीरियर, ठीक है। सुपीरियर, सुपीरियर मतलब अच्छा ही होता है ना। तो सबसे फ्रेश क्या होता है, लेक सुपीरियर, कहां पर है, कनाडा में। अब ये देखिए, यहाँ दो तीन झील और है, लेक हुरन और लेक मिशिगन, ठीक है। लेक हुरन, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, राइट। तो इसको भी आपको याद रखना है। देखिए लोकेशन अगर आप देख लेते हैं ना, तो मैप के थ्रू अगर आप विजुअलाइज कीजिए प्रश्नों को, आपको आसानी से याद रहेगा चीजें। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, चलिए, यहाँ ज्योग्राफी के जो जितने भी क्वेश्चन थे इसमें प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह में, वो खत्म हो गए हैं। अब हम आगे देखते हैं इतिहास के प्रश्नों को। अब इतिहास में क्या है उसको देखते हैं। इसमें देखिए, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। बहुत अच्छा प्रश्न है। वो बंगाल का कौन सा नवाब था जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को ट्रांसफर कर लिया, राइट। देखिए उसका नाम था मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को
कहाँ कर लिया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर में कर लिया। और मुर्शिदाबाद बंगाल में पड़ता था, वहीं मुंगेर जो है बिहार में पड़ता था। मीर कासिम की अगर हम बात करें तो ये लगभग 1760 से 1763 के आसपास इसने बंगाल के नवाब के रूप में काम किया है। और इसको जो बंगाल का नवाब बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था, और किसको डिस्पोज करके, किसको हटा करके मीर कासिम को बनाया गया था? मीर जाफर को हटा करके। ठीक है, और मीर जाफर कौन था? मीर जाफर मीर कासिम का फादर इन लॉ थे। ठीक है, सो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बनाया गया था बंगाल का नवाब। लेकिन देखिए क्या था, अब इनको क्या ऐसा हुआ, मीर कासिम को ऐसा क्या हुआ कि इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर लिया? भाई अब ये इसमें ना अंदर से अंतरात्मा की आवाज उठी इसके अंदर, बोला अब हम जो है अपनी सत्ता चलाएंगे, है ना। तो बोला बंगाल में रहते हुए तो ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रिटिश लोग हैं जो बहुत नजदीक हैं इसके। तो बोला कि भाई अब हम जो कहेंगे वही होगा, और इसने अपनी कैपिटल्स जो है कहाँ शिफ्ट कर लिया? मुंगेर में, और वहीं पर अपनी एक सेना खड़ी कर दिया। अब देखिए जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ है? बक्सर का युद्ध कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मीर कासिम शाह आलम द्वितीय जो कि अवध का नवाब था, और मुगल इंपेरर और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच हुआ था। मतलब ब्रिटिश फोर्सेज एक तरफ और कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और मुगल की जो सेना थी वो एक तरफ थी। इन दोनों के बीच 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अब ये राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, और तब से राम मोहन राय राजा राम मोहन राय कहलाने लगे। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचायत के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा था? देखिए गांधी जी ने अपना आमरण अनशन जो है पूना पैक्ट के बाद तोड़ा था, और ये पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। अगर हम इसकी बैकग्राउंड के बीच बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, याद रखिए पहले कि पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। कहां पर हुआ था? पुणे के येरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था, इसीलिए इसको पूना पैक्ट भी बोलते हैं। और ये कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और इसकी अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श जब हुआ था, उसके फलस्वरूप कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा की गई थी, और इसी के बाद जो है गांधी जी आमरण अनशन कर दिए, और इसके बाद फिर एक पूना पैक्ट हुआ जो किसके बीच हुआ? भीमराव अंबेडकर के बीच और महात्मा गांधी के बीच। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ? ठीक है, असहयोग आंदोलन करने के लिए जो असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था वो था नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस के जो 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार के रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार जो है एकदम अपना रुख जो है सख्त रखने लगी थी, वो था बंबई अधिवेशन ऑफ 1887। 1887 के बाद आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति इनिशियल में क्या हुआ कि ब्रिटिश लोग को लगा कि ये एक सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है देश की आज़ादी के लिए अपना काम करने लगा, तो इससे ब्रिटिश सरकार जो है अपना रवैया जो है कांग्रेस के प्रति सख्त करने लगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है बंबई अधिवेशन 1887। अगला प्रश्न है, किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता था? अर्थात टैगोर ऑफ पंजाब, पंजाब के टैगोर किसको बोला जाता था? पूरन सिंह को। पूरन सिंह को टैगोर ऑफ पंजाब बोला जाता था। अगला प्रश्न है, हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदीप सिंह किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? ये गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। सारे लोग हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदीप सिंह गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 का कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव किस आधार पर लड़ा था? सुभाष चंद्र बोस जो 1939 का कांग्रेस के अध्यक्ष का जो चुनाव लड़ा था, उनका आधार था वह एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका कांग्रेस नेता विरोध कर रहे थे। अर्थात कांग्रेस में जो अध्यक्ष पद का जो चुनाव होता है वो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जब लड़े थे तो उनका जो नीति था आक्रामक नीति के पक्ष में थे, जबकि कांग्रेस नेता ऐसा करने से मना कर रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है, और साथियों मैं आपका और अपनी सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। घोषणा की गई, यह घोषणा किसके द्वारा की गई? एक बार फिर से मैं बताता हूं, अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है, और साथियों मैं आपका और अपनी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। ऐसा घोषणा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है,
वह कौन सा व्यक्ति था जिसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन एवं आशीर्वाद तो दिया परंतु स्वयं इसका सदस्य नहीं था। सीएसपी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था और इसका आशीर्वाद और समर्थन जवाहरलाल नेहरू ने दिया तो जरूर, लेकिन इसका सदस्य वो नहीं बने। आपको याद रखना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन और आशीर्वाद किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, परंतु इनके सदस्य के रूप में वो नहीं बने थे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था? फिर से एक बार देखिए, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें 2 बैल की जोड़ी जुती हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, ऐसा आकृति कहाँ मिला है? अर्थात एक रथ है जिसमें 2 बैल लगा हुआ है और उसे एक नंगा आदमी उसको जोत रहा है, तो ऐसा आकृति वाला जो मूर्ति है वो दैमाबाद से मिला है। और दैमाबाद कहाँ पर पड़ता है? दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, राइट। दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है और महाराष्ट्र के दैमाबाद से हड़प्पा काल का एक कांसे का, ठीक है, एक कांसे का रथ मिला है जिसमें 2 बैल जुता हुआ है और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, ऐसा वहां से मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जो जिया तरंग आंदोलन था वो मणिपुर में स्टार्ट हुआ था। कहाँ स्टार्ट हुआ था? मणिपुर में स्टार्ट हुआ था। अब जो है इतिहास के प्रश्न तो खत्म हो गए, अब हम राज्य व्यवस्था और संविधान के प्रश्नों को देखते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो उनको किसके प्रस्ताव, अर्थात किसके प्रस्ताव मतलब लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के प्रस्ताव से उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को किसके प्रस्ताव से हटाया जा सकता है? राज्यसभा के सदस्य, अर्थात राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा अगर प्रस्तावित किया जाता है तो उनको हटाया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी होती है। देखिए, नियंत्रक अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम कैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैग। नियंत्रक और महालेखा परीक्षा जो होता है, जब वो अपनी फाइनल रिपोर्ट जो होती है वो संसद में पेश करती है तो उस पर उचित कार्रवाई जिससे संसद ही करती है, ठीक है। अगर हम कैग की बात करें तो कैग की स्थापना आर्टिकल 148, ठीक है, आर्टिकल 148 के तहत, संविधान के आर्टिकल 148 के तहत अर्थात अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है। वही यह एक संवैधानिक बॉडी है, याद रखिएगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल क्या है? संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक, ठीक है, यह एक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके बाद वर्तमान में अगर हम क्या की बात करें, कंट्रोलर ऑडिटर जो जनरल हैं वो है जीसी मुर्मू। कौन है? जीसी मुर्मू। वर्तमान में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं जीसी मुर्मू। तो इतना याद रखिए, जो कैग का जो रिपोर्ट होता है उस पर अंतिम जो कार्रवाई होता है वो संसद के द्वारा किया जाता है। कैग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत किया जाता है और यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अर्थात संवैधानिक बॉडी है। और वर्तमान में जो कैग है वो है जीसी मुर्मू। अगला प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था? देखिए, लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। अगला प्रश्न है, किस कानून के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही, ठीक है, कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, अर्थात जो भी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में होगा वो इंग्लिश में होगा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में ऐसा दिया गया है, वर्णित किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग होगा वो अंग्रेजी भाषा में ही होगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस बात में सीबीआई को एक पिंजराबंद तोता, ठीक है, एक पिंजराबंद तोता का संज्ञा दिया था? ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोयला आवंटन के मामले में सीबीआई के बारे में बोला था, अर्थात सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जिसके कई मालिक हैं, ऐसा कमेंट जो है कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के मामले में सीबीआई जांच की प्रगति रिपोर्ट में सरकार के हस्तक्षेप पर जताई थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कोयला आवंटन मामले में। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की जा सकती है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत विधान परिषद, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, याद रखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना या समाप्ति की जा सकती है? तो वो है अनुच्छेद
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी भी स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल की गठन किया जा सकता है या उसको समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री को दायित्व को परिभाषित करता है, अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर को जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत डिफाइन किया गया है, तो वह 167 के तहत, अनुच्छेद 167 के तहत भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। जो हाईकोर्ट के जस्टिस होते हैं उनके वेतन और भत्ते कहां से दिए जाते हैं, तो राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। कहां से दिए जाते हैं, राज्य के संचित निधि से। जो हाईकोर्ट में जज होते हैं उनको राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है और ऐसा अनुच्छेद 202 सब क्लॉज 3 घ के अनुसार दिया जाता है। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 202 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू।